I let your dreams be bigger than your fears and your actions be louder than your words. Today is 11th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 44 एनवायरमेंट के आंसर्स हैं. ये करेक्शन था. पोटैटो का जो एडिबल पार्ट होता है वो होता है स्टेम. फ्यूचर फॉर अर्थ रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय डिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज. रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम पावर प्लांट्स. इसके लिए ये फ्लू गैस का अभी काफ़ी न्यूज़ में था. इससे जो सल्फर कंटेंट है SO2 और जिससे फिर एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, इस सल्फर को कंटेन करना एम था. लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्री कवर ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट का हम कह सकते हैं. देन जो इकोटोन होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं विच माइट बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नियरिंग इकोसिस्टम. जब इकोसिस्टम का ट्रांजिशन हो रहा है तो ये जो जोन होता है ट्रांजिशन जोन, वहां पर मिलते हैं ये इकोटोन वाले ऑर्गेनिज्म. रेड टाइड्स अभी काफी न्यूज में था. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पिगमेंटेड डिनोफ्लैजिलेट्स. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज साइंस के क्विज हैं. Which one of the following is produced through viticulture? Viticulture किस लिए होता है? आंसर. Which one of the following is not correctly matched? Flower, crop, vegetable and fruit. इनमें से क्या incorrect है? Incorrect. The study of properties and methods of biological system found in nature and use of this knowledge in mechanical world. Mechanical word is known as what? Is known as what? Lexicography is related to what and hydroponics is related to what? What is hydroponics? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है polyglot. Polyglot मतलब होता है बहुभाषी, multilingual. Quibble का मतलब होता है this is a slight objection or criticism about a trivial matter, minor criticism. Scantily मतलब बहुत कम है, scanty water है. So in a way that is small or insufficient in quantity or amount. Hedonistic मतलब होता है that is सुखवादी, self indulgent, pleasure seeking. Arbiter होता है मध्यस्थ, judge. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. CSET का ये पैराग्राफ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ट्राई टू रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन. यहाँ आपको मोस्ट रेशनल एंड क्रिटिकल इन्फरेंस ड्रॉ करना है अबव पैसेज से. देन दिस इज CSET के ये 2 सवाल है. पहला ये ग्राफ है, इस ग्राफ को स्टडी करके आंसर दिस क्वेश्चन. एंड सेकेंड है पाइप्स का. पाइप्स किस स्पीड से पानी आ रहा है और कितने मिनट में ये टैंक कंप्लीटली फिल होगा. ऐसे जो सवाल होते हैं ना ये रिलेटिवली इजी होते हैं बहुत, तो इनको मिस नहीं करना चाहिए. जैसे ये भी एक इजी सवाल है. सो दिस इज CSET इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर. इसी तरीके से लिटिल आप प्रैक्टिस करते जाओ. CSET का एग्जाम के टाइम पे आप देखना किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होगा. बहुत स्मूथली आपका पेपर नंबर 2 हैंडल हो जाएगा. Now this is very wrong. Protest rages on in flames. तो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट होता है this is again very detrimental to our unity and strength. कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो इंडिया है, इंडिया का अभी जो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है. जो इसको अमृत काल कहा गया है, दिस इज एप्ट. तो इंडियंस, वी ऑल इंडियंस 1.41 करोड़, 1.41 बिलियन, 141 करोड़ अपनी पॉपुलेशन है आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली. इन सब का ये इंडिया है एंड वी ऑल आर इंडियंस. एंड हम इंडियंस की प्रायोरिटी है कि हम टूवर्ड्स दिस इंडिया का जो वननेस है, इंडिया को जो आगे जिन सिस्टम, जिन वैल्यूज एंड जिस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहते हैं, जैसे इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है. दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया. और एशिया में इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर, जियो स्ट्रैटेजिक सुपर पावर बनने का बहुत अच्छा स्कोप है. वी शुड नॉट लूज अवर फोकस. बाकी जो भी इंटरनल मैटर्स होते हैं उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमेशा अवॉइड करना चाहिए. इंटरनल मैटर्स शुड बी सॉर्टेड इंटरनली.
प्लस इंडिया में हमेशा रूल ऑफ लॉ चलता है. वी आर अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट अ मोबोक्रेसी, वी आर अ डेमोक्रेसी. We have a modern form of government, we have got institutions, we have got laws, we have got a constitution. So these are our strong points and we should focus on that. Then this is Supreme Court rejects plea for special counseling for NEET and PG. तो दिस इज देयर. स्टेज में विल क्रिएट कंफ्यूजन, तो बेंच ने अभी इसको कंसिडर करने के लिए मना कर दिया है. नाउ सी, जहां भी वॉर होता है, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां पर भी सिविल वॉर होता है, या फिर जो एक्सटर्नल पावर्स आके इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन करती है और वो कंट्री बैटल ग्राउंड बन जाता है फॉरेन प्लेयर्स का, जैसे कि सीरिया हुआ, जैसे कि इराक हुआ, जैसे कि अफगानिस्तान हुआ, आज की डेट में यूक्रेन हुआ. यहाँ केवल डिस्ट्रक्शन होता है और जो ऑर्डिनरी पीपल है वो सफ़र करते हैं. बिजनेस, इकोनॉमी, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब साइड स्टेप हो जाता है. सो दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अब जैसे ये यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इस यूक्रेन क्राइसिस में 2 यूरोपियन कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड हु इज पेइंग द प्राइस? सी, इकोनॉमी, सूरत डायमंड ट्रेड. तो वर्कर्स हैं यहाँ पर, जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गया. इंडिया में एक्चुअली डायमंड्स बहुत ज़्यादा है नहीं, डायमंड्स की केवल कुछ ही माइंस हैं. एरिया बताइए जहाँ पे डायमंड इंडिया में मिलता है ऐसी सर्टेन माइंस? आंसर, इंडिया में डायमंड कहाँ मिलता है? बट द आइडिया इज इंडिया में डायमंड सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इतने ह्यूज रिजर्व्स इन क्वांटिटी नहीं है. सो व्हाट वी डू, वी इंपोर्ट रॉ डायमंड. हम रॉ डायमंड इंपोर्ट करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं. जैसे लुक एट दिस पर्सन, ये वर्कर है डायमंड यूनिट सूरत में एक बहुत बड़ा हब है डायमंड पॉलिशिंग, डायमंड प्रोसेसिंग का. तो ये जो डायमंड होता है ना, इसमें प्रोसेसिंग की जाती है और फिर वो जो डायमंड है वो डायमंड बनता है. तो रॉ डायमंड का इतना वैल्यू नहीं होता, पॉलिश्ड डायमंड का बहुत वैल्यू होता है. और फिर ये पॉलिश डायमंड होता है, इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट. तो जैसे क्रूड ऑयल में देखा था हमने, हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसको प्रोसेस करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है उसका हम एक्सपोर्ट कर देते हैं. सिमिलर इज द केस विद डायमंड. तो प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे गुजरात है, यहाँ पे बहुत सारे जो पीपल है वो इन्वॉल्व हैं कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स में, करीब 2 जनरेशन में. दिस इज अ बिग सिस्टमैटिक इकोसिस्टम. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मोस्टली फ्रॉम रशिया से यहाँ पे इतने सारे लोग जॉबलेस हो गए. सो दिस इज द प्रॉब्लम जब लॉ एंड ऑर्डर या फिर डिस्टर्बेंसेस या फिर वॉर्स होती है. 5 लाख पीपल हैं यहाँ पे, लुक एट द नंबर, 5 लाख पीपल जो एंगेज्ड है इन सब कामों में फॉर मोर देन 2 जनरेशन. इनको रॉ मटेरियल नहीं है, जॉब लॉसेस हो गए. जो रॉ मटेरियल है हम प्राइमरली उसको प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड कॉन्गो से. तो डायमंड की कटिंग एंड पॉलिशिंग के बाद ही वो असली हीरा बनता है. तो अक्सर हम ऐसा बोलते भी है ना, लाइफ इज पुटिंग चैलेंजेस, प्रेशर एट्सेट्रा, तो तभी फिर कोल्ड डायमंड बनता है और फिर पॉलिशिंग के बाद उसका रियल वैल्यू निकल के आता है. दिस इज द केस. 75% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एंड प्रोडक्ट होता है बाय द यूएस. हम यूएस एक्सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. अब रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम है तो यूएस ने बैन लगा दिया रशियन कंपनीज, तो हमारा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है. सो दिस इज द पॉइंट कि 2 कंट्रीज आर फाइटिंग, डिस्टर्बेंसेज है और पूरा वर्ल्ड यहाँ पे उसका प्राइस पे कर रहा है. सो दिस इज दैट. देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट वर्थ दीज मैनी करोड़ इन गुजरात. सो वी डोंट वर्क टू विन दिस. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे मैसेज दिया, इनॉग्रेशन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. वी नीड मोर हॉस्पिटल्स, वी नीड मोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. दिस इज द एरिया वेयर वी शुड फोकस. मोर हॉस्पिटल्स, मोर एजुकेशन सिस्टम, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. वी नीड मोर इकोनॉमी, वी नीड मोर जॉब्स, वी नीड मोर एम्प्लॉयमेंट. दिस शुड बी द हेडलाइन. दिस इज वेयर वी शुड फोकस. प्लस पैंडेमिक का भी फिर से 4th वेव का भी साइन दिख रहा है. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस आज की डेट में इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हो गए. सो वी हैव टू नेविगेट आवर फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है, इसको कैलिब्रेट करते हुए इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए. GS3 में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया.
सो दिस इज द बाकी GS3 से विल स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम 20th मंडे से. तब तक आपके सारे PSC के एग्जाम्स भी ओवर हो जाएंगे. यू विल गेट सम रेस्ट ब्रेक. देन मंडे 20th ऑफ दिस मंथ से विल स्टार्ट दीज विल बी 2 कोर्सेज. इनके डिटेल्स मैं बताता हूँ. एक होगा स्पेशली मेंस. एवरीथिंग वी विल कवर मेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड, एंड दिस विल टारगेट 2023. आई विल शेयर द डिटेल्स प्रिटी सून. ओके, अब लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज सेल्फी टाइम. तो ये आर्टिस्ट है सिक्किम से, क्लिकिंग पिक्चर इनॉग्रल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव विशाखापट्टनम में हुआ है. हमें 75 ईयर्स हो गए इंडिया को आज़ादी के. 75 ईयर्स हो गए हैं दिस मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी के. दिस इज अवर स्ट्रेंथ, दिस इज अवर इंडिया. 75 ईयर्स दिस इंडिपेंडेंस एंड सेल्फी टाइम. तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है. देन दिस इज रीस्टोरेशन. अब देखो यहाँ पे जैसे जो वर्ल्ड का मैंने आपको मैप दिखा के कुछ दिन पहले बताया था, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में अभी क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो यूनिकनेस इंडिया की है, वो कैसे इंडिया को स्टैंड अपार्ट करती है बाकी सब कंट्रीज से. सो द आइडिया इज इंडिया के लिए अभी स्टार्स आर अलाइन. बहुत अच्छा. अभी नेक्स्ट 25 ईयर्स जो अमृत काल बोल रहे हैं, दिस इज रियली गोइंग टू हैपन. ऑल वी हैव टू डू इज फोकस अवर एनर्जी एंड set our priorities correctly. So this is restoration. Sri Lanka will be well served by a return of parliamentary democracy. अब देखो श्रीलंका में भी क्या इशू था. यहाँ पे भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ वो हुआ सिविल वॉर का. सिविल वॉर. तो श्रीलंका में सिविल वॉर के कारण कंट्री का जो प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट होना था वो कभी हुआ नहीं. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे हमेशा से एक डिफिकल्टी हुई. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. पहले इन्होंने सोचा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, फिर साइमल्टेनियसली ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के भी कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड किए 19th अमेंडमेंट में. और लास्ट फ्यू टाइम से जैसा कि हमने देखा श्रीलंका में सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ. तो अब श्रीलंका में फिर से डिमांड हो रही है कि क्या हम वापस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिस वापस मूव कर जाए. प्लस 19th अमेंडमेंट में जैसे कुछ चेंजेस हुए कि जो प्रेसिडेंट है वो अनलिमिटेड टाइम्स हो पाएगा, देयर विल बी नो बार, कॉन्स्टिट्यूशनल कू होने के भी वहाँ पे चांसेस है. तो दिस इज देयर. ये डिफिकल्टी रहा है गवर्नेंस में श्रीलंका में. तो अभी फिर से बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सी, डेमोक्रेसी जो होती है ना, ये परफेक्ट नहीं होती, बट एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया, डेमोक्रेसी सबसे रेस्पॉन्सिबल और सबसे इफेक्टिव प्रूवन हुई है. डिक्टेटरशिप इज नॉट गुड, रिलीजियस बेस्ड गवर्नमेंट्स आर अगेन नॉट गुड, देन मोबोक्रेसी तो वर्स्ट होती है. देन इस तरीके से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखे, इसमें डेमोक्रेसी जो होती है यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी सेट होती है. टाइम बेस्ड इलेक्शंस होते हैं. इंडिया के 75 ईयर्स में इतने सारे 17वीं लोकसभा चल रही है अभी, और एवरी टाइम वी हैव सीन एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट. तो ये हमारी हमेशा से स्ट्रेंथ रही है. अब अभी की डेट में जो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमी. इंडिया में इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इकोनॉमी होती है तो फिर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आती है. तो अभी जैसे जो डेटा आया प्रोविजनल एस्टिमेट्स का, एनुअल नेशनल इनकम 2001-2022 का, इसमें बताया गया 8.7% का GDP अभी ग्रो हुआ, 19.5% का नॉमिनल टर्म्स में हुआ. देखो इस बार सवाल भी आया था ना, नीर और रीर. तो नॉमिनल जो होता है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है. जैसे आपकी 10% से ग्रोथ हो रही है, जैसे 19.5% से ग्रोथ हो रही है, बट इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 8.5. तो ये इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है. एक्चुअल में 19.5 ग्रोथ नहीं हो रही होगी क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड कर लिया गया है. तो अगर 8.7% रियल ग्रोथ हो रही है बट इन्फ्लेशन अगर 9% है, तो दिस ग्रोथ इज एक्चुअली वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो 8.7% इन रियल टर्म्स है एंड 19.5% नॉमिनल टर्म्स में. हमने 2 टर्म देखे थे, रीर और नीर. तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमें देखना चाहिए जब हमें ग्रोथ फिगर को आगे उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं. अब सी, ये जो डेटा आया इसमें एक्चुअली पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो डेटा है उसको हम जस्ट लाइक दैट बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में पहले फॉल हुआ.
इकोनॉमी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोविड। अब इसमें जो ग्रोथ होता है तो एट टाइम्स ये जो ग्रोथ रिकवरी के बाद जो ग्रोथ आ रही है ये एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाती। इट इज़ जस्ट कि कंट्री बाउंस बैक कर रही है। जैसे हमने एक और टर्म देखा था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। लास्ट ईयर बड़ा खराब परफॉर्मेंस था, अभी थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना तो जंप बहुत सिग्निफिकेंट नजर आएगा, बट दिस डजंट टेल कि यहाँ एक्चुअली इतना बड़ा जंप हुआ है। तो दिस इज दैट, रीड इन बिटवीन द लाइंस। तो क्वार्टरली ग्रोथ में ये बताया है इन्फ्लेशन ज़्यादा है प्री पैंडमिक टाइम, इकोनॉमी में अभी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं। सो दैट इज़ वाई चाइना का फैक्टर अभी बना हुआ है। चाइना में फिर लॉकडाउन लग रहा है, आगे न्यूज़ है कोविड-19 वेव। देन रशियन वॉर में भी अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। यूएस में 41 ईयर हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, तो फिस्कल टैपरिंग है। एंड अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज ज़्यादा होता है। अनऑर्गेनाइज होता है मतलब एक्चुअल डेटा आपको पता नहीं चलेगा, देयर इज़ नॉट अ फॉर्मल चैनल। तो वो डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसमें वो डेटा इंक्लूड नहीं है तो इस नंबर का ऑथेंटिसिटी कम हो जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना डेटा और सच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में, वो ये होती है कि डेटा करेक्ट नहीं होता, डेटा रिलायबल नहीं होता, डेटा सफिशिएंट नहीं होता। तो अगर डेटा रिलायबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, टाइमली अपडेटेड डेटा नहीं है, तो इस डेटा से जो लॉजिक कंक्लूजन ड्रॉ होंगे वो कैसे करेक्ट हो सकते हैं? दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ ये बताया इकोनॉमी में अभी और एफर्ट्स की ज़रूरत है इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए और आगे पुश करने के लिए। गल्फ ऑफ सेंसिटिविटी दैट इंडिया विल हैव टू क्रॉस। अब जो फॉरेन अफेयर्स होता है, फॉरेन रिलेशंस होता है, ये बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड मैनर में हमें करना पड़ता है। इसमें कैलिब्रेटेड मैनूवरिंग इज़ रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है इंटरनल पॉलिटिक्स जो होती है उसके सीधे सीधे रिपरकशंस दिखते हैं फॉरेन अफेयर्स में। जैसे कि अभी जो इंडिया में डिस्टर्बेंसेस हमने देखे, इसी टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है नायडू साहब का विजिट था कतर में, तो एक डिप्लोमेटिक चैलेंज आ गया वहाँ पे। तो ये जो गल्फ ऑफ सेंसिटिविटी है दैट इंडिया विल हैव टू क्रॉस, तो दिस इज दैट। Then this is again very painful. Kashmiri Pandits living on the edge. Any type of law and order situation जो होती है वो नहीं present होना चाहिए. Rule of law is a must. Rule of law is a must. तो this is there. Then यहाँ पर है Army Chief visits area of LSC in HP and Uttarakhand. देन रशिया डिलीवर्स मोर एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुडनकुलम। अब जो रशिया है ट्रेडिशनली इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में काफ़ी रिलायबल यहाँ पे पार्टनर रहा है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं कुडनकुलम वो रशिया की हेल्प से बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूल है रिएक्टर का जो है उसमें क्या होता था, पहले जो फ्यूल ऐसा था कि हर 12 महीने में रिएक्टर को स्टॉप करना पड़ता था और जो स्पेंट फ्यूल है उसको हटाना है, फ्रेश बंडल्स डालना है, मेंटेनेंस करना है। तो एवरी 12 मंथ में हमें मेंटेनेंस करना पड़ रहा था। अब वो होगा एवरी 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स तक, 6 मोर मंथ्स तक नॉन स्टॉप वर्किंग हो पाएगी कुडनकुलम प्लांट की। तो यहाँ पे दिस न्यू फ्यूल है TVS-2M, ये कुडनकुलम प्लांट में अब यहाँ पे फिट होगा। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, ज़्यादा रिलायबल भी होगा लॉन्ग टर्म में। तो TVL जो है ये एग्रीमेंट है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, रशिया का रोस्टोम स्टेट कॉरपोरेशन एंड इंडिया का NPCIL। ओके, तो दिस इज देयर। अब रशिया इसको बिल्ड कर रहा है इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के थ्रू। 1988 में जो हुआ था, 98 एंड 2008 में फॉलो अप हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में नंबर 1 नंबर 2 यूनिट कमीशन हुआ है, 3 4 5 6 ऐसे करके पूरे प्लांट्स बन रहे हैं। दिस इज कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखें तो इसका एक फंक्शनिंग हम देखते हैं। एक्चुअली ऑल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, चाहे वो हम हाइडल से कर रहे हैं या कोल बेस्ड कर रहे हैं, गैस बेस्ड कर रहे हैं या फिर न्यूक्लियर कर रहे हैं, हमको एक टरबाइन को रोटेट कराना है। ये जो टरबाइन रोटेट होगा ऐसे, उससे जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो वी नीड टू रोटेट दिस टरबाइन। अब टरबाइन को रोटेट करने के लिए स्टीम हो सकती है। अब स्टीम बनाने के लिए आपको हीट चाहिए होती है। हीट आ सकती है कोल से, हीट आ सकती है न्यूक्लियर फिजन से भी, या फिर आपको टरबाइन रोटेट करना है तो फिर जैसे कि विंड प्रोपेल्ड भी होता है विंड एनर्जी के लिए, या फिर टाइडल एनर्जी के लिए भी। द होल आइडिया इज ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, बस टरबाइन रोटेट होना चाहिए तो उससे जनरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी।
स्पेशली अगर स्टीम बेस्ड करें तो स्टीम जनरेशन हो सकता है या तो कोल की हीटिंग से या फिर न्यूक्लियर फिजन से। तो यहाँ ये ऐसे न्यूक्लियर फिजन होता है। यहाँ जो न्यूक्लियर फिजन होता है, बिकॉज फिजन होता है मतलब फिजन का मतलब होता है टूटना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। सन में हो रहा है फ्यूजन और यहाँ पर जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पे फिजन होता है, फिजन टूटते हैं जैसे यूरेनियम एटसेट्रा। तो ये जो फिजन होता है वो इस कंक्रीट के चैम्बर में, बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव, तो प्रॉपर सेफ्टी प्रोविजंस होते हैं। स्टील कंटेनर है, मॉडरेटर रॉड है। एक्चुअली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो फिजाइल मटेरियल है उसके लिए मॉडरेटर, उनकी स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर होता है। कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लें। तो फ्यूल रॉड भी होती है। ये पूरा मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। तो इस मैकेनिज्म से क्या होता है, जो फिजन की प्रोसेस होती है वो कंट्रोल्ड मैनर पे हम कैरी कर पाते हैं, कंट्रोल्ड मैनर पे। और कंट्रोल्ड फिजन होने से हीट जनरेट हो रही है, इस हीट से स्टीम बन रही है, स्टीम हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर स्टीम बन रही है, देन इट गोज टू टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इंडिया के, प्रपोज्ड भी हैं इनमें से, जैसे राजस्थान में है, एक बांसवाड़ा में प्रपोज्ड है, काकरापारा में है, मीठी वर्दी है, देन कायगा है, जैतपुर है, कुडनकुलम है, कलपक्कम है, तारापुर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट महाराष्ट्र, कोवाडा है, देन भीमपुर, चुटका, हरिपुर, नरूरा इज़ अगेन ओल्डर वन, गोरखपुर है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यूक्लियर पावर रिलेटिवली कोल के कंपैरिजन में लेस पॉल्यूटिंग होती है। तो 123 अग्रीमेंट भी हुआ था। आप बताओ इंडिया क्या एनएसजी का पार्ट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का? तो इसके कारण हम न्यूक्लियर पावर, बिकॉज वी वांट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ कोल एंड फ्यूल, कोल एंड ऑयल, तो न्यूक्लियर पावर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से फुलफिल कर सकती है। तो दिस इज कुडनकुलम। देन टेन्योर ऑफ नेट ग्रिड सीईओ कर्टेल्ड। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेट ग्रिड, बिकॉज आज की डेट में जो वॉरफेयर हो रहा है वो हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है वो, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो नेट ग्रिड क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रिड। नेट ग्रिड नेशनल लेवल का ग्रिड है। इसमें सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है वेरियस से सिक्योरिटी बॉडीज़ का, सिक्योरिटीज बॉडीज़ को, जो इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नेट ग्रिड क्या है? एक काइंड ऑफ डेटाबेस है, डेटाबेस जिसमें सारे टाइप का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। आगे हम देखते हैं कौन सा रिकॉर्ड है। ये जो रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड इजीली एक्सेसिबल होगा इन सारी एजेंसीज को, सीबीआई को, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ईडी को रहेगा, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जीएसटी इंटेलिजेंस, नार्कोटिक्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, इन सबको सेंट्रलाइज्ड वे में दिस डेटाबेस मिलेगा। एक्चुअली जब इससे पहले मुंबई भी अटैक हुआ था तब हमने ये देखा था कि हमारी एजेंसीज में डिस्कनेक्ट है। सो वी वांट अ सिनर्जी, डेटा का इजीली अवेलेबिलिटी हो, सिनर्जी हो वेरियस एजेंसीज में। तो तब से ये काम चालू हुआ, नेट ग्रिड वगैरह एक होना चाहिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, बैंक, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रेन, एयर ट्रैवल डिटेल्स, ये सारे जो वेरियस डेटा है वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में कलेक्ट हो रहा है। तो इससे इन्वेस्टिगेशन भी इजी होगा और जो थ्रेट है हम उसको न्यूट्रलाइज भी कर पाएंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लिंक, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों के लिए, आईबी, रॉ, सबको डेटा इजीली अवेलेबल हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये बिग डेटा है, बिग डेटा को क्रंचिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो दिस इज बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। तो एक एमओयू अभी साइन हुआ था एनसीआरबी के साथ भी। एनसीआरबी इज अगेन इंपॉर्टेंट बॉडी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 86 में बनी थी, रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स के अंदर। अब रिकॉर्ड ब्यूरो शब्द में क्या लिखा है? रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो एक रिपोजिटरी है, क्राइम, क्रिमिनल सब एक जगह सेंट्रलाइज डेटा है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज करती है, स्टैटिस्टिकल टूल है, बिकॉज डेटा की यूटिलिटी क्या होती है? हम डेटा क्रंचिंग के अकॉर्डिंगली आगे का हम डायरेक्शन सेट करते हैं, उससे हम लेसन्स ड्रॉ करते हैं। तो डेटा क्रंचिंग। तो सीसीटीएनएस भी बनाया था इसने। सीसीटीएनएस में क्या था? जितने भी थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिस्टम। व्हाट इज टी? क्राइम एंड क्रिमिनल, दिस इज नेटवर्क सिस्टम। तो दिस इज सीसीटीएनएस।
दिस इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ट्रैक करना होता है, ट्रैक, उनको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे एक थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR, क्रिमिनल का डेटा है, वो साइमल्टेनियसली बाकी थाने में भी अवेलेबल होगा। तो दिस इज CCTNS। तो इट एम्स एट क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, एडॉप्शन ऑफ गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो FIR रजिस्ट्रेशन हुआ, चार्ज शीट्स जो है, ये सब डिजिटाइज डेटा होगा और इसका डेटाबेस फ्रीली अवेलेबल होगा जो रेस्पेक्टिव एजेंसीज है। तो दिस इज NCRB एंड CCTNS। तो नेटग्रिड को भी इससे लिंक करने की कुछ टाइम पहले बात थी। एंड नेटग्रिड क्या है? नेटग्रिड इज अगेन जो डेटा है, डिफरेंट डेटा जो टेक से आधार का हुआ, ट्रेन इन एयर ट्रेवल हुआ, बैंक, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा, वो सब एक सिस्टमेटिकली इन सब एजेंसीज को अवेलेबल होगा, एक्सेस टू नेटग्रिड। तो नेटग्रिड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में। अब गुजरात फिशरमैन एट सी ड्यू टू स्टीप हाइक इन फ्यूल प्राइसेस, क्रूड ऑयल, फॉर्मर कैग अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज वोंट रूल आउट वॉर ओवर ताइवान। नाउ सी, एक और दूसरा थ्रेट आ रहा है, चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है, वो ताइवान को टेक ओवर करने की बात कर रहा है। सीरियस, बीजिंग ताइवान इंडिपेंडेंस, दिस लेट अस सी। कैपिटॉल राइट। अब सी, यहाँ जो रिमेंबर जब मोबोक्रेसी हमने USA में भी देखा था, तो दैट इज वाई मोबोक्रेसी एनीवेयर इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट जस्टिफाइबल। रोम जो था, रोम का भी जो फॉल हुआ, वो किसी बाहर के देश ने रोम को नहीं हटाया, गिराया। रोम का जो फॉल हुआ वो रोम खुद इंटरनल फॉल हुआ उसका, एंड मोबोक्रेसी वाज वन रीजन। यूक्रेन लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन रशियन टारगेट, then US lift COVID testing for incoming flyer. COVID is again one thing. अब सी, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या रहा है? यहाँ पे डिक्टेटरशिप रहा है, यहाँ पे मिलिट्री कू जस्ट लाइक दैट हो जाता है। तो दिस इज अगेन डिक्टेटर, फॉर्मर मिलिट्री रूलर जनरल परवेज मुशर्रफ, 1999 कारगिल वॉर, ही इज नॉट डूइंग वेल हेल्थ वाइज। देन शंघाई टू लॉकडाउन मिलियंस अगेंस्ट ऑफ मास कोविड टेस्टिंग, मास कोविड टेस्टिंग। तो शंघाई में फिर COVID-19 केसेस हैं। फिच ने अपग्रेड किया है, अब ये रेटिंग एजेंसीज होती है। इंडिया का आउटलुक स्टेबल, साइटिंग रैपिड रिकवरी। इन सबको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी में आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, नोबडी नोज अभी किस डायरेक्शन में मूव होगा। दिस इज अगेन वन प्रॉब्लम, FPI का आउटफ्लो। USA में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो USA में बैंक रेट्स बढ़ने लग गई, तो जो फ्रीली अवेलेबल पैसा था US का, वो पहले इजीली दूसरे देशों के स्टॉक मार्केट्स या फिर इन्वेस्टमेंट में मूव हो रहा था। बट अब टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी हो गई USA में भी, तो यहाँ से जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स हैं, यहाँ से पैसा वापस फ्लाई आउट होने लग गया है टू USA। तो डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर का डिमांड बढ़ा तो रुपी ऑटोमेटिकली वीकन हो रहा है, 78 का हो गया। ऑयल एंड FPI आउटफ्लोज वेज। क्रूड ऑयल बास्केट भी 10 इयर्स हाई टच कर रहा है, नॉट एट ऑल गुड। ये बहुत बड़ा लोड हो जाता है क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट, बहुत पैसे खर्च होते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ भी 7.1% पे है। US इन्फ्लेशन 41 ईयर के हाई पे है। ड्यूटी ऑन सोलर मॉड्यूल्स बढ़ेगा, रिमेन रहेगा, बिकॉज चाइना में क्या होता है, इजी चीपर प्रोडक्शन हो जाता है और फिर वो इंडिया में डंप कर देते हैं, तो हम अक्सर ड्यूटी लगा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, कई बार काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है टू प्रोटेक्ट सेफगार्ड द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। देन दिस इज सियाम ने कहा, दिस इज ऑटोमोबाइल PV होलसेल्स, पैसेंजर व्हीकल, LIC शेयर, एंड दिस इज वर्कफोर्स। Then Ronaldo, and this is sports. All right, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.